हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे कृतान वर्ग के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे अन्य स्वरूप विज्ञानीय अध्याय की अष्टांग हृदय का, जो कि 6th चैप्टर है। तो उसके हम लोगों ने दो वर्गों की बात कर ली थी, एक सूख धान्य और एक सिंबी धान्य। तो सूख धान्य में आपके गेहूँ, चावल, जौ आदि आ रहे थे, और जो आपका सिंबी धान्य था उसमें आपकी सारी दालें आ रही थी। फिर अब यहाँ पर आता है कृतान वर्ग। कृतान, तो कृत का मतलब होता है पका हुआ। जो कृत शब्द है, कृतान, वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कृत और एक अन्न। ठीक है, कृत और एक अन्न यानी पका। कृत माने होता है पका हुआ, पका हुआ अन्न। ठीक है, तो यहाँ पके हुए अन्न के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले आपके चावल से जो चार कंडीशंस बनती हैं, चावल को पकाने पर जो चार कंडीशंस बनती हैं उनके बारे में बात करी जाएगी। मंड, पेया, बिलेपी और ओदन। ठीक है, मंड, पेया, बिलेपी और ओदन। जो आपका ओदन होता है वो आपका भात होता है, भात। चावल जो हम लोग रोज़ घर में खाते हैं, भात चावल, वो आपका होता है ओदन। और अगर बात करें मंड की, तो मंड क्या है कि आपने जितना चावल लिया है उससे 14 गुने पानी में उसको पकाने से जो लिक्विड बनता है, जो लिक्विड तैयार होता है, उसको हम लोग मंड कहते हैं। ठीक है, फिर अगर मंड को ही हम पकाते जाएं तो पकाने पर जब उसमें बहुत सारा द्रव शेष रह जाए, बहुत सारा लिक्विड पार्ट शेष रह जाए, तो उसको हम पेया कहेंगे। अब बिलेपी क्या है? बिलेपी पेया की ही कंडीशन है। अगर हम पेया को और ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर देंगे तो वो बिलेपी बन जाएगी। अब ये बिल्कुल ही पका देंगे तो वो आपका ओदन बन जाएगा, भात बन जाएगा। ठीक है, तो लघुता सबसे अधिक लघु, मंड सबसे अधिक लघु होता है, पेया उससे भारी होता है, बिलेपी उससे भारी, और जो आपका ओदन होता है वो सबसे गुरु होता है, सबसे भारी होता है। तो जो आपका सबसे लघु होता है मंड, और सबसे भारी होता है ओदन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मंड के गुण बताए गए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि मंड के गुण लिखिए। तो मंड क्या है? मंड वायु का अनुलोमक है, यानी वायु को सही रास्ते से निकालता है। तृष्णा यानी प्यास, ग्लानि यानी डिप्रेशन, शेष दोषों को नष्ट करने वाला, और जो दोष होते हैं उनको भी नष्ट करता है। और ये पाचक होता है, धातुओं को समान करने वाला होता है। ठीक है, स्रोतस को मृदु बनाने वाला होता है, स्वेद लाने वाला यानी पसीना लाने वाला, और जठराग्नि को बढ़ाने वाला, जो आपकी जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाला होता है। यानी ये काफ़ी हितकारी होता है मंड। फिर आपका आता है पेया। तो पेया इसके लिए श्लोक है, क्षुत तृष्णा ग्लानि दौर्बल्य कुक्षि रोग ज्वर आपहा मलानुलोमली पथ्या पेया दीवन पाचनी। ठीक है, यानी कि क्षुत तृष्णा ग्लानि, क्षुत यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, ग्लानि यानी डिप्रेशन, दुर्बलता, कुक्षि रोग, कुक्षि रोग माने यूट्रस के जितने रोग होते हैं, ज्वर आपहा, ज्वर आपहा यानी इतने चीज़ों को ये नष्ट करता है। किसको किसको? भूख को, प्यास को, ग्लानि को, दुर्बलता को, कुक्षि रोग को और ज्वर को ये नष्ट करता है। और ये मल का अनुलोमन करने वाला होता है, यानी मल को निकालने वाला होता है। पथ्या यानी पथ्य होता है, हितकारी होता है। पेया कौन? पेया। और दीपन पाचनी होता है, दीपन भी होता है, जठराग्नि को दीप्त भी करेगा, और पाचन, भोजन का पाचन भी करेगा। फिर आपका आता है बिलेपी। तो बिलेपी के क्या गुण हैं? बिलेपी ग्राहिणी हृदय तृष्णाग्नि दीपनी हिता व्रणा अक्षी रोग संशुद्ध दुर्बल स्नेह पाई नाम। ठीक है, यानी कि बिलेपी क्या करती है? आपकी ग्राहिणी होती है, ग्राही होती है। ठीक है, यानी मल को जोड़ने वाली होती है। हृदय, हृदय के लिए काफ़ी अच्छी होती है, हितकारक होती है। तृष्णाग्नि, तृष्णा को नष्ट करने वाली होती है। दीपनी हिता, और दीपनी भी होती है, यानी जठराग्नि का दीपन करने वाली होती है, उसको प्रज्वलित करने वाली होती है, उसको बढ़ाने वाली होती है। व्रण और अक्षी रोग, व्रण और जो आँखों के रोग, व्रण कोई एब्सेस होती है उसको कहते हैं, और अक्षी रोग जो आई डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, और संशुद्ध यानी संशोधन के बाद। ठीक है, दुर्बल, स्नेह पाई नाम, और स्नेह के बाद पिलाते हैं। ठीक है, क्या? बिलेपी।
फिर आपका क्या है, मंड, पेया, बिलेपी, इन तीनों को यवागु कहते हैं। जो आपके मंड, पेया, बिलेपी हैं इन तीनों को यवागु कहते हैं। मंड, पेया, बिलेपी को, इन तीनों को यवागु कहते हैं। फिर आपके आते हैं ओदन भात के गुण। अच्छी प्रकार से धुला हुआ, जिसका मंड निकाला गया हो, यानी अच्छी प्रकार से धुल लिया गया हो चावल और जिसका मंड निकाल दिया गया हो और गर्म हो, वह ओदन लघु होता है। ठीक है, यानी जो अच्छे से धुल लिया गया हो, 3 कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। जो अच्छे से धुल लिया गया हो, जिसका मंड निकाल लिया गया हो और जो गर्म हो, वह जो ओदन, वह जो भात है, वह जो चावल है, वो कैसा होगा, लघु होगा, हल्का होगा। ठीक है, लघु होता है। और इसके विपरीत है अगर, ठीक है, इसके विपरीत का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अच्छी प्रकार से धुला नहीं होगा, अगर अच्छी प्रकार से नहीं धोया है और जिसका मंड नहीं निकल रहा है और जो गर्म नहीं है, मतलब ठंडा चावल है, वो कैसा होगा, गुरु होगा। ठीक है, और या क्षीर मांस रस में पका चावल गुरु होगा। या अगर आपने इसको क्षीर यानी दुग्ध में पका दिया है या मांस रस में पका दिया है, जो मांस का रस होता है उसमें पका दिया है, तो यह चावल काफ़ी ज़्यादा गुरु हो जाएगा। फिर आपका आता है रस का गुण। रस, तो रस से स्पेशली मांस रस की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, रस से मांस रस की बात होती है। तो ब्रहणा प्रीणनो वृषस चक्षुष्यो ब्रणहा रसा। रस कैसा होता है, ब्रहण करने वाला। ठीक है, यानी मोटा करने वाला, वृद्धि कारक होता है। ठीक है, प्रीणन करने वाला, धातुओं को पुष्ट करने वाला, वृश्य वृद्धि कारक, और चक्षुष्यो और आँखों को रोशनी, चक्षु के लिए हितकारी, और व्रणहा, और व्रण का नाश करता है। ठीक है, कोई भी एब्सेस है उसका नाश करता है रस। रसाला क्या है, रसाला होता है आपका श्रीखंड। ठीक है, रसाला होता है श्रीखंड। तो ये क्या होता है, ये ब्रहण कारक होता है, वृश्य होता है, बल कारक होता है, स्निग्ध होता है, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। फिर आता है आपके सत्तू के गुण। तो लघु, भूख, प्यास, श्रम, नेत्र रोग, व्रण को नष्ट करने वाला, संतर्पण बल प्रदान करने वाला, पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अपने इतनी चीज़ें, फिर पानी नहीं पीना चाहिए। कब नहीं पीना चाहिए, सत्तू खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। और दिन में 2 बार सत्तू नहीं खाना चाहिए, रात्रि में सत्तू नहीं खाना चाहिए। अकेले मतलब बिना गुड़ या नमक के सत्तू नहीं खाना चाहिए। और भोजन के बाद सत्तू नहीं खाना चाहिए, बहुत मात्रा में सत्तू नहीं खाना चाहिए। और पिंड दांतों से काटकर सत्तू खाना वर्जित है, यानी मना है। ठीक है, फिर आपका आता है बेसवार। बेसवार के गुण। तो बेसवार आपका गुरु होता है, स्निग्ध होता है, बल उपचय को बढ़ाने वाला होता है, बल और उपचय को बढ़ाने वाला होता है। इसका श्लोक दे रखा है, बेसवारो गुरु स्निग्धो बल उपचयो वर्धना। प्रथोक यानी जो आपका चूड़ा होता है, चूड़ा, उसके क्या गुण है, गुरु होता है, भारी होता है, बल कारक, बल को बढ़ाने वाला, कफ कारक होता है, विष्टम्भी कारक यानी स्रोतों को ब्लॉक करने वाला होता है। फिर आपका आएगा दूसरा अगला वर्ग, मांस वर्ग। तो आपके मांस वर्ग में सभी मांस की बात आएगी। तो यहाँ पर लाइन से दिए गए हैं 8 प्रकार के मांस का वर्णन जो है वो अष्टांग हृदय में किया जाता है। यानी जो लघु वाग्भट हैं उन्होंने 8 प्रकार के मांस का वर्णन किया है। पहला जो आपका है वो है मृग। मृग में आते हैं आपके हरिण, शश, रीछ। ठीक है, हरिण, शश, रीछ आदि आते हैं मृग में। तो विष्किर, विष्किर क्या होता है, यानी बिखेर कर खाने वाले, बिखेर कर खाने वाले होते हैं विष्किर। प्रतुद होते हैं चोंच से चोट करके खाने वाले। बिलेशय होते हैं बिल में रहने वाले। प्रसह होते हैं दूसरों से छीन कर खाने वाले। और महामृग होते हैं, महामृग इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, वराह, वराह को सुअर कहते हैं, महेश यानी भैंसा, हरिण, हिरण, हिरण, और हाथी, घोड़ा, और फिर आप कहते हैं जलचर। जलचर जो पानी में चलने वाले होते हैं उनको जलचर कहते हैं, जैसे हंस, सारस, बक, और मत्स्य मान्य होता है मछली। तो मछलियाँ आकर जो पानी में रहते हैं, तो रोहित, कछुआ, केकड़ा, शंख, मगर, चिलचिम मछली,
ये सब होते हैं। तो जो आपके मृग हैं वो हैं हरिण, शश, रीछ। ठीक है, जो मृग में आपका हरिण आता है, और जो आपका ये है महामृग, इसमें आपका हिरण आता है। ठीक है, तो जो आपका बिशकेर है, बिखेर कर खाने वाले में आते हैं मोर, मुर्गा, बगुला। ठीक है, ये बिशकेर हैं, ये बिखेर कर खाते हैं। प्रतुद, चोंच से चोट करने वाले, चटक, शुक और कपोत यानी कबूतर। बिलेशय यानी बिल में रहने वाले में कौन, मेढक, गोध और सांप। प्रसह यानी दूसरों से छीन कर खाने वाले, बंदर, शेर। ठीक है, इनकी आदत होती है छीन के खाने की। महामृग में आता है बराह यानी सुअर, महेश, भैंस, हिरण, हाथी, घोड़ा आदि। जलचर पानी में चलने वाले, हंस, सारस, बक यानी बगुला। मत्स्य में रोहित, कछुआ, केकड़ा, शंख, मगर, चिलचिम मछली। ठीक है, ये सब आते हैं। फिर इसमें जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे हैं वो आपके जांगल मांस हैं। ठीक है, इसमें जो आपके पहले, दूसरे, तीसरे हैं वो क्या हैं, आपके जांगल मांस हैं। और जो आपके चौथे, पाँचवें हैं वो आपके साधारण हैं। ठीक है, और जो आपके छठे, सातवें, आठवें हैं वो आपके आनूप हैं। ठीक है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे जांगल का क्या मतलब है, यानी यहाँ के जो देश के जो पक्षी होंगे वहाँ वात की अधिकता होगी। ठीक है, और चौथे, पाँचवें यानी ये तो साधारण है चौथे, पाँचवें। और जो 6, 7, 8 हैं वो आपके आनूप होंगे, यानी यहाँ पे जलीय देश होंगे। ठीक है, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये जलीय देश वाले हैं, ये 3, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आता है कि जंगली जीवों के मांस का गुण, कि जंगली जीवों के मांस का क्या गुण है। तो जंगली जीव के जो मांस का जो गुण होता है वो मल को बांधने वाला होता है मांस उनका, शीतल ठंडा होता है, लघु हल्का होता है, सन्निपात में हितकारक होता है। ठीक है, सन्निपात कंडीशन क्या होती है, जब 3 दोष आपके होते हैं, वात, पित्त, कफ, सारे के सारे क्षीण या कुपित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन कहते हैं सन्निपात। ठीक है, तो उसमें हितकारक होता है जंगली जीवों का मांस। फिर आता है चटक के मांस का गुण, जो आपका पक्षी होता है चटक, उसके मांस का क्या गुण है, तो उसका मांस कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाने वाला, स्निग्ध होता है, वातनाशक होता है और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। फिर आता है बकरे के मांस का गुण, ना अधिक शीतल होता है, ना अधिक गुरु होता है और ना अधिक स्निग्ध होता है, इसलिए यह अदोषकर होता है, यह ब्रहण कारक होता है। ठीक है, फिर आता है मछली का गुण। तो मछली का गुण क्या है, कफ को अत्यंत मात्रा में उत्पन्न करने वाली। मछली जो होती है वो कफ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करने वाली होती है। और जो आपकी चिलचिम मछली होती है वो त्रिदोष कारक होती है, त्रिदोष कारक मछली होती है, यानी तीनों दोषों को उत्पन्न करने वाली मछली होती है। अब यहाँ पर बात आती है सर्वोत्तम मांस की, सबसे अच्छा मांस किसका होता है। जो आपके बिश्किर होते हैं, जो बिखेर कर खाते हैं, उनमें जो लाभ बटेर होता है उसका मांस सबसे अच्छा माना गया है। और मछलियों में यानी मत्स्य में जो रोहित मछली होती है उसका मांस सबसे अच्छा माना गया है। बिलेशय जो बिल में रहते हैं उनमें सबसे अच्छा मांस गोह का माना गया है, गोद का माना गया। मृगों में सबसे अच्छा मांस एंड़ का माना गया है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो इस वर्ग में ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में आपकी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, उतना याद करना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो मैंने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जितना था वो सारा दे रखा है। लेकिन ये दोनों हेडिंग्स ज़्यादा पूछी जाती हैं, खाने योग्य मांस और त्याज मांस। तो खाने योग्य मांस सद्यो हतम, यानी जिसे तुरंत मारा गया, मतलब मांस ऐसा होना चाहिए कि जिस जानवर पक्षी को तुरंत मारा गया हो वो मांस अच्छा होता है। शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसमें किसी कीड़े ईड़े या कुछ भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और युवा पशु का मांस अच्छा होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, सद्यो हतम तुरंत मारा गया हो, ठीक है, और शुद्ध हो, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी मतलब कोई भी पैथोजन ना हो, और युवा पशु का मांस जो होता है वो शुद्ध माना गया है। फिर आता है त्याज मांस, किस मांस का त्याग करना चाहिए, कैसा मांस नहीं खाना चाहिए, तो वो आपका है मरे हुए, जो मर गया हो, ठीक है, उसका मांस नहीं खाना चाहिए। क्रश, जो बहुत दुबला हो, जानवर या पक्षी कोई बहुत दुबला हो, बहुत क्रश हो, उसका नहीं खाना चाहिए।
और अत्यधिक मेद वाला, बहुत ज़्यादा मेद वाला हो, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेद हो तो वो भी नहीं खाना चाहिए। और अगर रोग हो उसे कोई, अगर उससे कोई भी रोग है तो नहीं खाना चाहिए। और पानी में डूबकर अगर उसकी मृत्यु हुई है तो भी नहीं खाना चाहिए। और विष से मरा हुआ, अगर विष देने से मरा हुआ है कोई जानवर या पक्षी तो उसको नहीं खाना चाहिए, उसका मांस वर्जित है, मना किया गया। ठीक है, त्याज्य मांस है।